दोस्तों आज 1 महीने बाद लगभग निकली हूँ शूट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी मटेरियल था मेरे पास ऑलरेडी। वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए थे जो मेरा राजस्थान ट्रिप का था, और बीच में मैं वाइजैग भी चली गई थी एक कॉन्फ्रेंस के लिए। तो शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं हो कि वो फिर वीडियोस बहुत पुरानी हो जाती हैं। तो अब आज मैं जा रही हूँ डिगल टोल प्लाज़ा की तरफ, और ये रेड नेप्ड आइबिस मिल गए यहाँ पर। एक दिख रहा है लेकिन एक्चुअली और भी हैं, 3 हैं, और कुछ छोटी छोटी बर्ड्स और उड़ रही हैं। अभी तो मैं पहुंची नहीं, अभी जस्ट निकली ही हूँ। ये जगह ज़्यादा दूर नहीं है घर से। ये एक रेड नेप्ड आइबिस इधर भी है। रेड नेप्ड आइबिस की पूरी फैमिली है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। 3 यहाँ पर घूम रहे थे, एक ये यहाँ घूम रहा है, और ये फुल्ली मैच्योर हैं। जो मैच्योर नहीं होते, इमैच्योर वाले, जुवेनाइल वाले जो होते हैं, उनके सर पे जो रेड कलर का जो पैच है वो लाइट कलर का दिखता है। इस पे देखिए रेड कलर का पैच बिल्कुल प्रोमिनेंटली दिख रहा है। ये ग्रे हेरन अपनी जगह पर बैठा हुआ है। यहाँ पर एक ड्रोंगो है, इस साइड पर एक कॉर्मोरेंट बैठा है, यहाँ पे कॉर्मोरेंट है, और ये ग्रे हेरन के पीछे दूर वहाँ दिख रहा है सारस क्रेन। सारस क्रेन की पूरी फैमिली यहाँ पर अक्सर दिखती रहती है। आपसे पहले भी मैंने कई बार डिस्कस किया है, ये मेरे ख्याल 1.5-2 साल पहले का होगा, जिस समय मैं ऑर्निथोलॉजी का कोर्स कर रही थी। उस टाइम पर भी मैंने डिस्कस किया था कि बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ कैसे। बर्ड्स का एवोल्यूशन डायनासोर्स से हुआ था। जो डायनासोर्स का एज था वो मीजोजोइक एरा में आए थे। मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड्स आते थे। एक सबसे पहला जो था वो ट्रायसिक पीरियड था, जो करीब 235 मिलियन साल से पहले वाला पीरियड था। उसके बाद आया जुरासिक पीरियड, और उसके बाद आया क्रिटेशियस पीरियड, जो कि 66 मिलियन ईयर्स पहले ख़त्म हो गया। उसके बाद से सीनोजोइक एज शुरू हो गया। तो जो मीजोजोइक एरा था उसमें जो ये 3 पीरियड थे, उसमें ट्रायसिक पीरियड में तो रेप्टाइल्स का बोलबाला था, जो ओल्ड वर्ल्ड के रेप्टाइल्स थे, मतलब बिल्कुल एंशिएंट रेप्टाइल्स। आज के जो रेप्टाइल्स हैं वो नहीं, एंशिएंट रेप्टाइल्स बहुत बड़े साइज़ के हुआ करते थे। ये देखिए लिटिल कॉर्मोरेंट है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, इनका ये गूलर फ्लटर चालू हो जाता है, मतलब नेक की जो मसल्स होती हैं उसको ये फड़फड़ाते हैं। ये देखिए नेक की मसल्स को फड़फड़ाते हैं हीट लूज़ करने के लिए। तो जो मीजोजोइक एरा में जो रेप्टाइल्स थे वो एंशिएंट रेप्टाइल्स कहलाते थे, और वही डायनासोर्स के सबसे बड़े कंपेटिटर्स थे। तो धीरे धीरे जब बीच बीच में एक्सटिंक्शन के पीरियड्स आए और वो रेप्टाइल्स जो बिल्कुल बड़े साइज़ के थे वो ख़त्म हो गए, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे डायनासोर्स का बढ़ना शुरू हुआ। और डायनासोर्स में भी कई, मतलब वो इम्प्रूव करते करते बहुत स्पेशलाइज्ड हो गए थे, जब तक लेट क्रिटेशियस पीरियड आया जिसमें टिरानोसोरस रेक्स वगैरह थे। वो बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड डायनासोर्स थे। और उस टाइम का देखिए, हर एरा में या हर युग में जो भी प्राणी होते हैं, इंसान हो या कोई और प्राणी हो, वो सारे जो उस समय की जो रियलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। उस समय की रियलिटी ये थी कि जितना बड़ा साइज होगा उतने आप सक्सेसफुल होगे, क्योंकि पेड़ ऊंचे ऊंचे थे। तो जो हर्बीवोरस जो डायनासोर थे उनके बहुत लंबे लंबे गर्दन हुआ करते थे। ये देखिए दूसरा सारस है यहाँ पे, एक इधर है और एक इधर है। दोनों एडल्ट ही हैं, दोनों एडल्ट सारस हैं, और वहाँ पीछे भी कुछ है। तो जो हर्बीवोरस डायनासोर होते थे उनकी गर्दन बहुत लंबी लंबी होती थी, पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, और पेड़ भी अपनी हाइट बढ़ाते जा रहे थे कि उनको पूरी तरह से कहीं खा ना जाएं ये लोग। जो कार्निवोरस होते थे वो जो हर्बीवोरस वालों के गर्दन तो लंबे होते थे लेकिन सर बहुत छोटा होता था, तो जो क्रेनियम स्पेस था वो बहुत कम था, तो उनकी इंटेलिजेंस बहुत कम होती थी। लेकिन जो कार्निवोरस डायनासोर थे उनका सर का हिस्सा बहुत बड़ा था, तो ब्रेन स्पेस ज़्यादा थी उनके पास, तो इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंस उनके पास बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से वो बहुत सक्सेसफुल थे। लेकिन जो भी एस्टेरॉयड हिट हुआ, जो थ्योरी कहती है कि मेक्सिको के कोस्ट के पास एस्टेरॉयड हिट हुआ था, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो बहुत करोड़ों एटॉमिक बॉम्ब के बराबर थी, तो उससे ये सारे डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया। लेकिन उसके बाद भी जो बच गया
वो आगे एवोल्यूशन होके बर्ड्स में तब्दील हो गए। आज की जो दुनिया में हम चिड़ियों को देख रहे हैं, जो बर्ड्स को देख रहे हैं, जो आप सामने देख रहे हैं इस समय, ये सब डायनासोर्स का ही छोटा रूप है। इनका एवोल्यूशन डायनासोर्स से ही हुआ है। ये यहाँ पर यूरेशियन कॉलर्ड डव बैठी है। एक रेड कॉलर्ड भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी पंख तो दिख नहीं रहे हैं पूरे, यूरेशियन कॉलर्ड ही दिख रही है। मतलब जो यूरेशियन कॉलर्ड ही लग रही है सामने से। तो जो मैं बता रही थी आपको, जो मॉडिफिकेशंस हुए, डायनासोर्स रेप्टाइल्स में आते थे, काफ़ी हाईली स्पेशलाइज्ड रेप्टाइल्स थे, उसके बाद ये बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। तो एक बीच का जो था इंटरमीडियरी, उसको कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, उसका भी फॉसिल मिला था। आर्कियोप्टेरिक्स में बीक और टीथ दोनों थे, मतलब उनके चोंच भी थी और दांत भी थे, उड़ने की कैपेबिलिटी उसमें थी। तो जो मॉडिफिकेशंस हुए वो ज़्यादातर यही हुए कि किस तरह से इनको उड़ने लायक बनाया जाए, क्योंकि डायनासोर्स में भी कुछ डायनासोर थे जो उड़ सकते थे उस टाइम पे भी। मीजोजोइक एरा के अंदर भी कुछ डायनासोर ऐसे बने थे जो कि उड़ पाते थे। तो अब इस पीरियड में जो मॉडिफिकेशंस हुए क्रिटेशियस पीरियड के बाद, जिससे कि बर्ड्स बने, उसमें मेन था जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, जो एनाटमी में या बॉडी स्ट्रक्चर में क्या मॉडिफिकेशंस हुए जिसकी वजह से आज बर्ड्स उड़ सकती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन स्केलेटल सिस्टम का था, मतलब कि जो बोन्स होती हैं बॉडी की। तो सबसे पहले तो क्या किया गया कि बहुत सारे जॉइंट्स को हटा दिया गया। जॉइंट्स को हटा के बोन्स को आपस में फ्यूज कर दिया गया, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपका दिया गया बोन्स को। जॉइंट्स बीच में हट जाने से बहुत सारा वेट कम हो गया, क्योंकि हर जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है, कार्टिलेज होता है, फाइबर होता है, वो सब कम हो गया वेट में से। दूसरी बात यह है कि बोन्स की न्यूमेटाइजेशन हो गई। न्यूमेटाइजेशन का मतलब कि हवा भर गई हड्डियों के अंदर। सारी हड्डियों के अंदर मज्जा नहीं है, बहुत सारी हड्डियों के अंदर हवा है, तो न्यूमेटाइजेशन हो गया। पेल्विक बोन को फ्यूज कर दिया गया, सिंगल पेल्विक बोन बन गया। जो टेल वाला पोर्शन था उसके सारी वर्टिब्री को आपस में फ्यूज कर दिया गया। जो चेस्ट वाले थोरैकोलंबर रीजन के जो वर्टिब्री हैं उनके नंबर कम कर दिए गए। गर्दन में सर्वाइकल रीजन में जो वर्टिब्री हैं उनके नंबर बढ़ा दिए गए। मैंने कई बार आपको आउल के कंटेक्स्ट में बताया कि आउल की नेक में, गर्दन में 14 सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स में 13 से लेके 25 वर्टिब्री तक हो सकते हैं, जिसमें कि जो स्वान होता है, मतलब राजहंस जिसको बोलते हैं, स्वान के गर्दन में 25 या 26 सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं। देखिए ग्रे हेरन क्या कर रहा है। तो ज़्यादातर बर्ड्स की जो गर्दन में लचीलापन है वो वर्टिब्री का नंबर ज़्यादा होने की वजह से है। जनरली बर्ड्स की गर्दन में 13 या 14 सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं, जैसे कि आउल के भी मैंने आपको बताया है। सबसे ज़्यादा स्वान में या राजहंस में होता है। थोरैकोलंबर वर्टिब्री सिर्फ 5 होते हैं। पूंछ वाला जो हिस्सा है वो सारा फ्यूज करके एक सिंगल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसी तरह से बॉडी में एयर सैक्स बना दिए गए, मतलब 4 एयर सैक्स होते हैं, 2 ऊपर और 2 एब्डोमेन के रीजन में, तो पेट वाला जो हिस्सा है। तो इससे शरीर जो है बिल्कुल हल्का हो गया और उड़ने के काबिल हो गया। तो ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस बड़े इंपॉर्टेंट थे जो कि रेप्टाइल्स की बॉडी में हुए और वो धीरे धीरे बर्ड्स में कन्वर्ट हो गई। ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर भी इसी जगह पे रहता है, लेकिन दिखा है काफ़ी दिनों बाद। इधर पाइट किंगफिशर भी हैं, 2 या 3 पाइट किंगफिशर हैं, उनकी फैमिली है पूरी, लेकिन ये पीछे काफ़ी समय से मुझे दिखे नहीं हैं। ये सारस क्रेन की फैमिली यहाँ देखिए पेड़ों की छाँव में खड़े हुए हैं। ये 2 सारस ये हैं और एक और मैंने देखा था यहीं कहीं आसपास है, तीसरा भी ये है शायद, ये तीसरा सारस। ये तीनों एडल्ट लग रहे हैं मुझे तो। ये देखिए रेड कलर का गर्दन इसका भी है और ये इसका थोड़ा येलोइश है, ये शायद बच्चा है, मतलब अभी फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ है, और ये भी एडल्ट है। तो ये वही फैमिली है। और लास्ट मेरे ख्याल मैंने इनको 2 महीने पहले देखा था, जनवरी के आसपास देखा होगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं बाहर गई थी। उसके बाद काफ़ी समय शूट करने नहीं आई थी, गला भी ख़राब था मेरा, तो तब भी इसकी गर्दन पीली ही थी, अभी भी थोड़ी सी येलोइश ही लग रही है। तो ये वही वाली फैमिली है। उसमें 2 जुवेनाइल थे, 2 अडल्ट थे। अभी एक जुवेनाइल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो
जैसे कि मैंने आपको बताया बर्ड्स में, मतलब बर्ड्स कैसे बनी कौन सी मॉडिफिकेशंस के बाद। तो अब बर्ड्स जो हैं वो दुनिया की हाईली सक्सेसफुल स्पीशीज़ में से हैं, क्योंकि हाईली अडेप्टेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चली जाती हैं। जो बर्ड्स का माइग्रेशन है ये दुनिया के सबसे फेमस माइग्रेशंस में से है। मैमल्स का भी माइग्रेशन होता है, लेकिन मैमल्स का माइग्रेशन उतने बड़े स्केल पे नहीं हो सकता जितना बड़े स्केल पे बर्ड्स का होता है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, उड़ने की क्षमता। जो बर्ड्स के अंदर उड़ने की क्षमता है वो मैमल्स में नहीं है, तो इसलिए वो डिस्टेंस क्रॉस तो कर सकते हैं, लेकिन उतने बड़े डिस्टेंसेस नहीं तय कर सकते जितना कि एक पक्षी तय कर सकता है, क्योंकि वो उड़ सकता है। और उड़ने के लिए क्या मॉडिफिकेशन हुए वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस टावर पर भी देखिए वुली नेक्ड स्टॉक का ही नेस्ट है। इस तरह के जो ऊंचाई पे नेस्ट बनाते हैं वुली नेक्ड स्टॉक ही होते हैं। और अगर आपको याद हो, जो मैंने वीडियोस बिग वन के अपलोड किए थे उसमें हमारे साथ न्यूटन खेरा सर भी गए थे। उन्होंने ये बताया था कि वुली नेक्ड स्टॉक के नेस्ट जो है वो मीडियम साइज़ की ब्रांचेस से बनाते हैं, और अगर कोई ब्रांच भारी हुई जो एक स्टॉक अकेले नहीं उठा पा रहा है तो दोनों स्टॉक उसको उठा के ले जाते हैं। एक एंड पे पकड़ता है और दूसरा स्टॉक दूसरे एंड पे पकड़ता है। और इसी तरह ऊंचाई पर नेस्ट जो है रैप्टर्स भी बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायनासोर्स से एवोल्यूशन होके बर्ड्स बने, उसी श्रृंखला में एक और प्रूफ ये है कि डायनासोर्स की जो सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड स्पीशीज़ थी जो लेट क्रिटेशियस पीरियड में थी वो थी वेलोसिरैप्टर। और वेलोसिरैप्टर्स इसलिए स्पेशलाइज थे क्योंकि पहली बात तो वो थोड़े हल्के थे साइज़ में, टी-रेक्स वगैरह से छोटे थे, और पैक में हंट करते थे। मतलब एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती थी हंट करने की, जो पूरा फैमिली होता था वो एक साथ ग्रुप में मिलके शिकार करता था, जैसे आज के टाइम में लायन वगैरह करते हैं। तो इसलिए वेलोसिरैप्टर बहुत डेंजरस डायनासोर था। और आज के ज़माने में जो मीट ईटिंग बर्ड्स हैं जो अपने शिकार को हंट करके खाती हैं, उनको भी रैप्टर कहा जाता है। रैप्टर का मतलब ही है कि वो पक्षी जो मीट ईटिंग है, जो अपने शिकार को मार के खाता है, और जिसकी चोंच कर्व्ड होती है, जिसके टैलेंस मतलब जो पैर के जो बनावट है वो एक स्पेसिफिक तरह की होती है, और वो ऐसे ऊंचाई पर अपना नेस्ट बनाते हैं या फिर ज़मीन पे बनाते हैं। हालांकि आउल्स को, उल्लुओं को और वल्चर्स को भी रैप्टर्स में रखा गया है, लेकिन ये दो बिल्कुल डिस्टिंक्ट अलग कैटेगरीज है। आउल तो हंट करके ही खाता है, अपने जो जितने भी शिकार है वो सब रात में करता है, लेकिन जो वल्चर होता है वो मरे हुए जानवर को खाता है, वो हंट नहीं करता। लेकिन फिर भी उसके बीक और उसके पैरों की बनावट को देखते हुए, उसके नेस्टिंग के तरीके को देखते हुए उसको रैप्टर्स में रखा गया। यहाँ से बेटर दिख रहा है पेंटेड स्टॉक। ये जो पिंक कलर का पूरा इसके सामने दिख रहा है ये एल्गी हो गए होंगे यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ ईग्रेट्स तो हैं ही, एक शायद यहाँ स्वैम्प हैन है ये, और ये वुली नेक्ड स्टॉक भी है। ये वाला वुली नेक्ड स्टॉक ही है। लैपविंग भी है यहाँ पर। ये ईग्रेट्स हैं, जो सफ़ेद वाले हैं वो ईग्रेट हैं। ये लॉन्ग टेल श्राइक यहाँ बैठी है। अभी जो राजस्थान वाली ट्रिप थी उसमें तो बहुत सारे तरह तरह के श्राइक्स मैंने आपको दिखाए थे। ये सबसे कॉमन श्राइक है, लॉन्ग टेल श्राइक और बे बैक श्राइक, ये बहुत कॉमनली मिलते हैं। और मैंने भी सबसे पहले श्राइक्स की फैमिली के इन्हीं 2 मेंबर्स को देखा था, और उसके बाद मैंने पढ़ा था कि इनको बुचर बर्ड क्यों कहते हैं। अब पीछे मैंने एक ईग्रेट देखा, अभी इंटरमीडिएट ईग्रेट था, और वो छिपकली खा रहा था। तो अब देखिए आप, जो बर्ड्स का सर्वाइवल है वो इसलिए भी ज़्यादा अच्छा है, या इसलिए भी केपेबल है सर्वाइवल के, क्योंकि ज़्यादातर बर्ड्स आज की तारीख में ओमनीवोरस हो चुकी हैं। ईग्रेट्स तो खैर पहले भी कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जानवरों को खाते ही थे, लेकिन इन जनरल मैं कह रही हूँ, जैसे बार्बेट्स को बोला जाता है कि ये फ्रूगीवोरस हैं, प्योरली फ्रूगीवोरस, लेकिन ये सच नहीं है। मैंने बार्बेट को ततैया खाते हुए, हनी बी खाते हुए देखा है। स्पैरोज और फिंचेस को अभी भी ग्रैनीवोरस कहा जाता है, और मैंने अपनी आँखों से तो नहीं देखा है किसी भी स्पैरो या फिंच की स्पीशीज़ को कोई दूसरी कीड़े मकोड़े या जानवर को खाते हुए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ब्रीडिंग सीजन में जब इनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है
तो उस समय ये खाते होंगे, छोटे कीड़े मकोड़ों को तो स्पैरो और फिंचेस भी खाते होंगे। तो ओमनीवोरस होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब एसेट है बर्ड्स के लिए, जिसकी वजह से कि इनका सर्वाइवल अच्छा हो जाता है।